नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है मानव शरीर में पाचन तंत्र से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे शुरुआत करते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लगभग टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे इसमें पूरे का पूरा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव जो शरीर, ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके अंदर जैसे कई तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इस तरह से। तो हम पहला जो उठा रहे हैं इसमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये पूछ रहा है कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। ये भी ध्यान देना भाई, कई बार अग्नाशय ना लिख करके पैंक्रियाज लिख देता है, ऐसे हिंदी में ही पैंक्रियाज लिख देता है, इंग्लिश का वर्ड है पैंक्रियाज। तो एंजाइम जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अब ध्यान देना, जो अग्नाशय है वो तीन तरह के एंजाइम स्रावित करता है। अग्नाशय से कितने एंजाइम स्रावित होते हैं? तीन तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। इससे पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, जैसे ग्रंथियों के बारे में पूछता है तो अग्नाशय मानव शरीर की सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट में नोट करना इसको। सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? अग्नाशय। अगर आपसे ये पूछे कि मानव शरीर की, ये सेकंड बता दी मैंने, जो फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी? यकृत। ध्यान देना, यकृत हम बोलेंगे लीवर, या कई बार ऑप्शन में हमारे पास जो आता है वो, ध्यान देना, यकृत भी नहीं देता, लीवर भी नहीं देता, तो हमारे पास ऑप्शन में मिलेगा जिगर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान देना इस चीज पर। क्या क्लियर करना है यहां से? अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखो, अग्नाशय से तीन तरह के एंजाइम, उनके नाम नोट करना। तीन एंजाइम जो हैं वो आपके स्रावित करता है अग्नाशय। कौन से कौन से? एक तो ट्रिप्सिन, ध्यान देना, एक ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। क्लियर है? देखो, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। अब ऑप्शन पर आ जाओ, जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाओ। क्या पूछ रहा है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय स्रावित करता है? तो क्या आ जाएगा? देखो, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रिप्सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? देखो, अभी भी बताया था मैंने, मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो क्या बताया था आपको? यकृत। क्या आ जाएगा? यकृत, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर। अब देखो, ये क्या होता है? पलीहा। पलीहा को बोलते हैं सप्लीन। सप्लीन। इससे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है भाई। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलीहा, सप्लीन। या एक और नोट करना भाई, इसको तिल्ली भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट करते रहना। इसको क्या बोलते हैं? पलीहा, सप्लीन या तिल्ली। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। देखो, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट हो रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। तो क्या आ जाएगा यहां से? देखो, यकृत है, अग्नाशय, हृदय या गुर्दा, तो क्या आ जाएगा? यकृत। अभी अभी पीछे वाले में बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। भाई, स्वादिष्ट भोजन जब दिखता है तो मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ठीक है, ये कौन सी प्रतिक्रिया है?
हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, या स्नायु संबंधी, या दृष्टि संबंधी, या घ्राण यानी सूंघने से संबंधित प्रतिक्रिया है। अब देखो ध्यान, ये थोड़ा बहुत ऑप्शन पे भी ध्यान दे लेना। भाई मुंह में पानी आ जाना कोई हार्मोनल क्रिया नहीं है, ठीक है। दृष्टि यानी देखने संबंधित क्रिया भी नहीं है। घ्राण सूंघना, मुंह में पानी आना सूंघने से कोरिलेशन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। इसको क्या नोट करेंगे? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। अब इसमें ध्यान देना, ये जो होता है नोट कर लेना, एंजाइमेटिक एक प्रक्रिया होती है, एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं एंजाइमेटिक, जिसके कारण क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन जो भी दिखता है उसके कारण मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव में पित्त का स्राव होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में पित्त का स्राव बताओ, अग्नाशय से होता है, छोटी आंत से होता है, ग्रास नली में या यकृत में? अब यहां एक ऑप्शन नहीं दिया इसने, ध्यान देना। अगर मैं इस ऑप्शन को काट करके यहां पे एक ऑप्शन रख देता हूं कंफ्यूज करने के लिए, ये ऑप्शन भी अगर साथ में देता है तो ध्यान देना हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहां दोनों की इंपॉर्टेंस है, पित्ताशय की भी और यकृत की भी, ठीक है। पित्ताशय की भी और यकृत की भी। ध्यान देना, पित्त सबसे पहले तो इसको सुन लेना भाई, पित्त जो होता है इसको हम बाइल बोलते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, बाइल। पित्त ना दे करके क्या बोलता है? बाइल बोलता है। पित्त ना दे करके क्या बोलता है? बाइल, ठीक है। अब देखना, या ये जो है पित्त का स्राव पूछा है इसने, तो पित्त का स्राव पूछे तो क्या आएगा? यकृत। पित्त कहां से निकलता है? यकृत से स्रावित होता है। और अगर ये पूछे कि पित्त कहां पर जमा होता है, कहां पर जमा होता है यानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा अगर पूछता है तो क्या बोलेंगे? पित्ताशय। अगर ये पूछे आपसे कि कहां पर इकट्ठा होता है तो क्या बोलेंगे? पित्ताशय, ठीक है। कहां पर? पित्ताशय में इकट्ठा होता है भाई, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना। पित्त का स्राव पूछे तो यकृत बोलेंगे, और अगर पित्त जमा कहां पर होता है? पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद अग्नाशय के बारे में आपको बताया था मैंने, पैंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है? पैंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलता है भाई? अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय क्या होती है, एक और ध्यान देना यहां पर। अग्नाशय अगर पूछे तो मिश्रित, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अग्नाशय जो होता है ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में आता है, मिश्रित ग्रंथि के रूप में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो, बाइल का स्राव होता है, अभी अभी बताया था आपको, और यही क्वेश्चन इसने पूछ लिया 2014 के अंदर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बाइल का स्राव होता है, बाइल का स्राव होता है। अब पीछे मैंने बताया था, जल्दी से बता दो, क्या आ जाएगा? जिगर से, क्योंकि क्या बताया था आपको? यकृत से। बाइल जो है वो यकृत से स्रावित होता है। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर या जिगर बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्न जानवरों से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? अब ध्यान देना भाई, यहां पर दो चीजें आप नोट कर लेना। एक तो हमारे पास होते हैं शाकाहारी, और एक होते हैं मांसाहारी, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होंगे ना, उनकी जो आंत होगी वो अधिक लंबी होगी। जो छोटी आंत की हम बात करते हैं तो वो क्या होगी? अधिक लंबी। और जो मांस खाते हैं उनकी क्या होगी?
छोटी होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो अब यहां से ध्यान दे लेना भाई, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश, ये हैं आपके पास ऑप्शन। एएलपी में और टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में, शाकाहारी इसमें से कौन सा है? खरगोश। भाई कुत्ता है, कुत्ता हम सर्वाहारी के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि कुत्ता शाकाहारी भी होता है और मांस भी खाता है। और लोमड़ी हो गया, बाघ हो गया, ये भी ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा अपना? खरगोश हो जाएगा। क्या आ जाएगा? खरगोश। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की पीएच खालिस्तान से कम होती है। ध्यान देना भाई, जो हमारे मुख होता है उसका एक पीएच मान होता है, सामान्य पीएच। ध्यान देना, सबसे पहले तो यही बता देता हूं, जो मुख का सामान्य पीएच होता है, जो सामान्य पीएच होता है वो 6.3। सामान्य पीएच क्या होता है? 6.3 से कम नहीं होता। सामान्य में जब हम पढ़ेंगे तो कितना नहीं होगा? 6.3 से कम नहीं होगा। अब इसने क्या पूछा है, जब मुंह का पीएच किससे कम हो जाता है तो सड़न शुरू हो जाती है, यानी दांतों का अक्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में बदबू आने लगती है। इस तरह से कब होता है? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है भाई? 5.5 से कम हो जाता है पीएच, तब इस तरह की समस्या होती है। अब मुंह की अगर बात करते हैं तो हम मुंह में हमारे पास क्या होती है? लार। लार। अब एक चीज और आ गई यहां से, पाचन की अगर बात करें ना, पाचन की बात करें तो ध्यान दे लेना, पाचन की शुरुआत सबसे पहले हमारे मुख से हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार आता है कि पाचन की शुरुआत मानव शरीर में कहां से होती है? तो कहां से होती है? मुख से होती है पाचन की शुरुआत। और मुख से किसके कारण होती है? लार। लार। लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो जो हम खाना जो खाते हैं ना उसको क्या कर देता है? ये मतलब नरम बना देता है, खाने को क्या कर देता है? नरम कर देता है। तो लार जो है उसका अपना पीएच मान जो है वो क्या होगा? 6.2 से 7.6 के बीच होता है लार का। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है भाई। मुख का सामान्य पीएच कितना होगा? 6.3। सामान्य पीएच कितना हो जाएगा? 6.3। और अक्षरण कब शुरू हो जाएगा दांतों का या मुख में बदबू आना कब शुरू हो जाएगी? 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक होता है, रिसेप्टर्स बोलते हैं भाई। अभिग्राहक को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। देखो ऑप्शन दिए हैं, संवेदिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक। तो ध्यान देना, थोड़ा बहुत अगर इस तरह से कंफ्यूज वाले आ रहे हो ना तो उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश में ध्यान दे लिया करो पेपर में। ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक, रसवेदी इसको बोलते हैं गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो स्वाद का पता लगाने के लिए को क्या कहेंगे? रसवेदी अभिग्राहक कहेंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहेंगे। और घ्राण अभिग्राही, घ्राण मतलब सूंघने से रिलेटेड होता है, ये किससे संबंधित होता है? सूंघने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से खालिस्तान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान देना, जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है तो ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन या अक्सार, इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो किसके कारण उत्पन्न होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा बताओ किसके कारण सबसे ज्यादा ऊर्जा? ध्यान देना भाई, वसा। मानव शरीर में, ये भी ध्यान दे लेना, मानव शरीर में जो
एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है वो किसके कारण? वसा, फैट के कारण मिलती है। किसके कारण मिलती है? फैट। सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है वो फैट देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कौन करते हैं? वसा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा किस कौन करते हैं? अब एक चीज और नोट कर लेना, काफी बार पूछ लेता है, अगर 1 ग्राम जो हमारे पास वसा है उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है, 1 ग्राम वसा का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास कितनी एनर्जी निकल के आएगी? 9.3 किलो, 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 इसको क्या बोलेंगे? किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 1 ग्राम वसा का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 9.3, काफी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, 9.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी निकल के आएगी 1 ग्राम वसा में। अब एक क्वेश्चन और बता देना, सामान्य जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति, उसको कितनी एनर्जी वसा से मिलती है? कितनी एनर्जी? एक वयस्क व्यक्ति जो टोटल एनर्जी होता है उसका कितना परसेंट वसा से प्राप्त करता है? कितना परसेंट? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। वसा से ध्यान देना, 20.3% जो एनर्जी होती है वो वसा से प्राप्त होती है, या इतनी एनर्जी तो एक वयस्क व्यक्ति को वसा से प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर के एनर्जी की क्या होगी? पूर्ति होगी। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा क्या आंसर आएगा भाई? ग्रास नली में, पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। देखो, ग्रास नली जो हम भोजन करते हैं उसको आमाशय तक ले जाने के लिए काम में आती है ग्रास नली। ठीक है, पेट, इसको हम आमाशय बोलते हैं, स्टोमच। बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। यहाँ ये भी ध्यान देना, कई बार पूछता है बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होगा? छोटी आंत में। क्योंकि जो पाचन जो क्रिया है वो अंत कहां पर होती है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमारा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है ना, उसका अवशोषण भी कहां से होता है? शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने के लिए भोजन को अवशोषित कहां से होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कुछ ग्रंथियां ऐसी लगी होती हैं, वो भोजन को क्या करती हैं? वहां से पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं, और उस अवशोषण को, अवशोषित भोजन को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। ध्यान देना भाई, इस तरह से नए नए क्वेश्चन बनते हैं कई बार, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम में अगर आगे कोई भी एग्जाम उसमें पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा भाई। फेरोमोन क्या है? ठीक है, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फेरोमोन ध्यान रखना, जो फेरोमोन एक किसी भी जानवर के द्वारा, फेरोमोन रासायनिक उत्सर्जन होता है भाई, नोट कर लेना इसको। फेरोमोन क्या होता है? किसी जानवर के द्वारा उत्सर्जित एक रासायनिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, फेरोमोन जो है एक ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं ना, एक ही जाति के जो सदस्य यानी जानवर लगा लो, के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक उत्सर्जन होता है जो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव, जो व्यवहार होता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट आ गया भाई, नोट करना, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी
होती है? प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन से पूछा इसने। अब देखो, एक ये भी रोग होता है क्वासियोरकर, बेरी बेरी भी कोई रोग होता है, रिकेटस भी होता है, सकरवी भी होता है। क्या होता है? रिकेटस भी होता है और सकरवी भी होता है। जल्दी बोलो क्या आएगा? यहां पर प्रोटीन की कमी से, देखो यहां कमी लिखता है, कई बार अलपता लिख देता है, प्रोटीन की अलपता से मतलब प्रोटीन की कमी हो जाना। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से तो आपका आ जाएगा आंसर क्वासियोरकर। क्वासियोरकर ध्यान देना भाई, हड्डियों का रोग होता है ये। क्वासियोरकर किसका रोग होता है? हड्डियों का। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी, यानी विकसित नहीं हो पाती हड्डियां। ठीक है, क्वासियोरकर क्या हो जाएगा? हड्डियों का रोग। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन से। अब दूसरा बताना, रिकेटस। रिकेटस, रिकेटस को और क्या बोलते हैं भाई? ध्यान देना, रिकेटस को ही सूखा रोग भी बोला जाता है। रिकेटस को क्या बोला जाता है? सूखा रोग भी बोला जाता है। यहां हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा डिटेल से भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो बीमारियां हैं अलग से एक टॉपिक, और इसमें आगे प्रीवियस ईयर में भी आ जाएगा टॉपिक। सूखा रोग भी बोलते हैं किसको? रिकेटस को। और ये किससे होता है? नोट कर लेना, विटामिन डी। किसकी कमी से? विटामिन डी। और इसको ही एक नाम और दिया जाता है जो विटामिन डी से ही होता है, ओस्टियो। ये जो नए नए जो वर्ड मैं आपको नोट करवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार बहुत कंफ्यूजन के लिए, कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है, हम पढ़ के चले जाते हैं रिकेटस के बारे में, लेकिन अगला क्या जिक्र कर देता है कि सूखा रोग बताओ किसके कारण होता है। सूखा रोग ना दे तो ऑस्टियो मलेशिया बोल देता है, किसके कारण होता है? तो ये क्या आ जाएगा भाई? विटामिन डी। क्या आ जाएगा? विटामिन डी। अब ध्यान देना, बेरी बेरी, बेरी बेरी, जैसे ही नाम से ही आपको पता चल रहा है, बी, बेरी बेरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखे तो बेरी बेरी बोलेंगे। तो यहाँ पे बी आ रहा है, बी, तो इसको क्या, ये क्या आ जाएगा? विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। यहां सकरवी दिया है, सकरवी, सकरवी आ जाएगा भाई विटामिन सी। देखो नाम से ही जैसे सकरवी, सी, विटामिन सी के कारण क्या हो जाएगा? सकरवी हो जाएगा भाई। अब देखो, कुछ एक विटामिन और रहेगा, जैसे विटामिन ए, वो भी नोट करवा देता हूं आपको, यहां पर टॉपिक को ध्यान कर लेना, इसको नोट कर लेना अच्छे से। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, आंखों की बीमारी होती है भाई। विटामिन ए आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछता है कभी क्वेश्चन में कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन जो है वो अच्छा होता है आंखों के लिए, तो कौन सा आएगा? विटामिन ए आ जाएगा, रतौंधी। ठीक है, उसके बाद देखो एक रह गया आपका विटामिन ई, विटामिन ई, और एक रह गया विटामिन के। एक क्या आ जाएगा? विटामिन के। देखो विटामिन ई बताओ भाई, विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से हो जाता है भाई बांझपन, यानी कि बांझपन ना दे तो आपको ये कह सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजनन शक्ति कम हो जाती है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन ई के कारण। विटामिन के बहुत बार सुना होगा आपने, रक्त का थक्का नहीं जमता भाई, रक्त का थक्का, तो विटामिन के। अब ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन के किसमें सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में। और रक्त का थक्का न जमना एक आनुवांशिक रोग होता है, नोट करना, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी किसके कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है हीमोफीलिया। अब देखना, एक चीज और बताता हूं आपको, कुछ यहां पर एक टॉपिक हम कर ही लेते हैं साथ में, जैसे जो हमारे पास विटामिन होते हैं ना, विटामिन,
उनके रासायनिक नाम पूछता है, विटामिनों के रासायनिक नाम पूछता है। तो एक यहां पर ट्रिक नोट करना, उससे सारे क्लियर हो जाएंगे। रत एक टॉफी है, ठीक है। अब यहां पर मैं रासायनिक नाम लिख रहा हूं, रे, रथ में रे आ रहा है, उस रे से क्या बनेगा हमारा, रेटिनोल। रे से क्या बन जाएगा भाई, रेटिनोल, ठीक है। तो रेटिनोल किसका, अब इनमें सीरीज डाल दो आप, विटामिन ए बोलेंगे तो ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनोल होगा ए का रासायनिक नाम, ठीक है। थायमिन, थ से क्या बन जाएगा, थायमिन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो ये क्या आ जाएगा, विटामिन बी। ए से क्या बनेगा, एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद कैसे क्या बनेगा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ये क्या आ जाएगा, विटामिन डी, ए बी सी डी। इससे क्या बनेगा, टो से क्या बनेगा, बताओ जल्दी बोलो, टोकोफेराल, टोकोफेरोल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी के बाद ए बी सी डी ई आ जाएगा, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। फी से क्या बनेगा, फिलोकविनोन, फिलोकविनोन, ये क्या आ जाएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम आ जाएगा, फिलोकविनोन, विटामिन के का। ध्यान देना, रथ एक टॉफी है, ये याद रखना आपको। रे से बन जाएगा रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्सीफेराल, टो से टोकोफेराल, फी से फिलोकविनोन, और क्या सीरीज डाल देंगे, ए बी सी डी ई और ए के, ये आ जाएगा भाई। इसको नोट कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। मछली से प्राप्त कोड लीवर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, कोड लीवर, काफी बार आपने पढ़ा होगा। कोड लीवर में क्या होता है, विटामिन डी, और दूसरा विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है भाई। विटामिन डी और किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। विटामिन सी, ज्यादातर जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें विटामिन बी 12, ध्यान देना भाई, यहां से विटामिन बी 12 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी 12 में निम्न में से क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है भाई, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, एक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब हमें मान लो मेडिकल वगैरह पे जाते हैं तो विटामिन की हम टैबलेट वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें वो क्या देता है आपको, ये बोलता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दे दी भाई आपको। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कौन कौन से विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो देखो B1 और B2, ध्यान देना, B1 से लेकर के विटामिन जो बी होते हैं ना, बी की वैल्यू B1 से लेकर के B12 तक होती है, B12 तक होती है। तो B1 B2, उसके बाद आएगा आपका B5 B6, B5 B6 और B12, और एक इसमें साथ में आता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आएंगे, विटामिन B1 आएगा, B2 आएगा, B5 B6 B12 और साथ में क्या आ जाएगा, फोलिक एसिड। अब विटामिन की बात चल रही तो एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कई बार,
कि वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, एक ही चीज याद रखनी है, बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी। अब बच गए क्या, ए डी ई और के, ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से, अभी अभी बताया था विटामिन सी सकरवी रिकेटस किसके कारण होता है, रिकेटस, रिकेटस बताओ किसके कारण होता है, जल्दी बोलो, रिकेटस किसके कारण होगा, बेरी बेरी, विटामिन बी, रिकेटस, विटामिन डी, नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान देना भाई, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है इसने, इसको क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें मतलब नाइट में दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी ना दे करके नाइट ब्लाइंडनेस पूछे तो विटामिन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विटामिन ए। नोट करते रहना भाई साथ साथ सभी को। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, ध्यान देना, जो केला होता है वो लगभग विटामिन से भरपूर होता है, लेकिन अच्छा स्रोत अगर पूछता है तो केले में ज्यादातर होता है विटामिन बी। वैसे केले में विटामिन सी भी होता है, केले में क्या होता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा अगर ये भी पूछे ना बी, विटामिन बी, और बी में आपको बताया था कितनी वैरायटी होती है, B1 से लेकर के B12 तक होती है विटामिन बी में। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ लेना और डीपली अगर चला जाए तो केले में विटामिन B6 क्या होता है, B6 लगभग 33% के आसपास विटामिन B6 मिलता है केले के अंदर। वैसे विटामिन सी भी अच्छा स्रोत होता है केला, और विटामिन ए भी पाया जाता है केले में, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है केले में भाई, फॉस्फोरस, लोहा, ये भी पाया जाता है केले में, फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। आगे चलते हैं, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है बार बार, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, लैंग्वेज चेंज हो रही है बार बार। अब क्या बताया था आपको, विटामिन के की कमी के कारण थक्का नहीं जमता। अत्यधिक खून कब बहेगा, जब थक्का नहीं जमेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, विटामिन के कारण आ जाएगा। ये सभी आपको बताए दिए, विटामिन ए, बी और सी। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त सकंदन के लिए देखो बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं रिपीट, जैसे 2014 में आया, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा 2018 में आया, लैंग्वेज में डिफरेंस है। रक्त सकंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, विटामिन के। ई के कारण क्या होता है, बांझपन, डी रिकेटस, सी सकरवी। आगे चलते हैं, किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है, किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है, ध्यान देना भाई, बताया था अभी अभी आपको, डायरेक्ट आंसर आने चाहिए, विटामिन डी, रिकेटस विटामिन डी। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कोलीफोरम, अब ध्यान देना भाई, ये कोलीफोरम होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। कोलीफोरम क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और ये फ्लोराइड संदूषण, फॉस्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खारापन, मानव अपशिष्ट से संदूषण, कोलीफोरम की उपस्थिति खालिस्तान का लक्षण है। किसका लक्षण है, कोलीफोरम, जो मानव अपशिष्ट होता है, जो मानव अपशिष्ट यानी जो मल मूत्र होता है, मल मूत्र जो मानव जो अपशिष्ट होता है उसके संदूषण का एक लक्षण होता है कोलीफोरम, जो एक बैक्टीरिया होता है, जो क्या होता है, एक बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, इसको मानव अपशिष्ट से संदूषण आ जाएगा भाई, कोलीफोरम। आगे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में सही से याद होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में सही से, अब ये हिंदी का वर्ड है
मेटाबॉलिज्म इंग्लिश का वर्ड है, और ये चयापचय, चयापचय में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? सही है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी मेटाबॉलिज्म में आता है। उपचय और अपचय ये भी किसके अंदर आता है? मेटाबॉलिज्म। किसमें पूछा गया है? 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। तो याद रखना मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित है, क्या क्या प्रक्रियाएं आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर? शरीर में होने वाली सारी की सारी रासायनिक प्रक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल, आपको बता दिया था मैंने, बाइल जूस का उत्पादन होता है? अब ध्यान देना, पहले भी बताया था, दोबारा फिर बोल रहा हूं, अच्छे सुन लेना। जो पित्त रस है वो निकलता कहां से है? कहां से निकलता है? यकृत से, लीवर से। और स्टोर कहां पे होता है? स्टोर कहां पे होता है? स्टोर अगर पूछे तो कहां पर? पित्ताशय। स्टोर कहां पर होता है भाई? पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो क्या आ जाएगा? पित्त आ जाएगा। अभी अभी बताया आपको, क्या आ जाएगा? पित्त। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? अब ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको उसकी जांच करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? आपने बार बार सुना होगा, डॉक्टर वगैरह के जो जाते हैं, या वैसे सुना होगा, एक एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी। तो वो एंडोस्कोपी किस काम आती है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो शरीर का जो आंतरिक जो भाग होता है, जो पेट वगैरह जो होता है, उसकी जांच के लिए एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंडोस्कोप। अब देखो, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग चीजों को देखने के, जो सूक्ष्म छोटी जो चीजें होती हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए किसका? माइक्रोस्कोप का। ओसिलोस्कोप, ओसिलोस्कोप क्या होता है? ओसिलोस्कोप ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है भाई, ठीक है, जो विभवांतर को समय के सापेक्ष एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और रेडियोग्राफ, और क्या है? रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ को भी जो चिकित्सा जो होती है, चिकित्सक जो होता है, वो एक्सरे वगैरह करने के लिए किसका प्रयोग होता है? रेडियोग्राफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? अब ध्यान देना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है वो आपको बताया था मुख से शुरू होता है, मुख से, ठीक है। सबसे पहले भोजन कहां जाएगा? मुख में जाएगा। फिर उसमें किसका? जो लार, मुख में हमारे जो लार होती है उसमें एंजाइम होता है, ठीक है, वो भोजन को क्या करते हैं? नरम। फिर जो ग्रास नली बोलते हैं जिसको हम, जो भोजन, जो आहार नाल होता है, ग्रास नली जिसको बोलते हैं, उससे भोजन हमारा किसके अंदर जाता है? पेट के अंदर जाता है। और पेट में जो होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो होता है पेट के अंदर HCl, ठीक है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अंत होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंतिम होता है, वो छोटी आंत होती है। वो क्या होती है? छोटी आंत। जो अंतिम जो होता है भाग, वो छोटी आंत होती है। यहां पर जो भोजन है उसको पूर्ण रूप से, यानी जो हमारा भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी आपको बता दिया। देखो, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत। क्या यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है? क्योंकि यकृत से कौन सा
पित्त रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। आमाशय जो स्टोमक होता है, पेट होता है, ये भी है। मुख से पाचन शुरू होता है। और हृदय, हृदय नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पाचन तंत्र। ठीक है, आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। 25 क्वेश्चन उठाए हैं भाई, इसी तरह से हम सीरीज में आगे चलते रहेंगे, स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे। जब आप जुड़ जाओगे अच्छी तरह, स्पीड बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे, और इस तरह से प्रीवियस ईयर से उठा करके हम टॉपिक, जहां आवश्यकता होगी किसी टॉपिक की, अगर ये लगेगा कि ये टॉपिक करवाना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के बजाय, वैसे तो टॉपिक हम साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर ये लगेगा कि ये टॉपिक पहले जरूरी है प्रीवियस ईयर, तो वहां पर आपको कंप्लीट टॉपिक भी करवा दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।